Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड यूनिट नंबर 6। सही है। यूनिट नंबर क्या है? नर्सिंग रिसर्च है सब्जेक्ट। और यूनिट नंबर 6 है। ठीक है। इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे? डेटा कलेक्शन। सही है। डेटा कलेक्शन। एक अब डेटा कलेक्शन है क्या? डेटा को हम मतलब कितने टाइप है डेटा की और किस तरह हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं ना, दिस इज डेटा। क्योंकि आप रिसर्च किस चीज़ की बेस के ऊपर करते हो? डेटा की बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेरिएबल है ना, रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी हाइपोथेसिस को हम जनरेट करते हैं, फिर उसी हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। सही है। या हम किसी चीज़ के जो आउटकम है उसको इवैल्यूएट करते हैं, या हम एस्टिमेट वो करते हैं ना, अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें। इसी तरह अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो हम किसी के एक्सपीरियंसेस को मालूम करते हैं। ठीक है, सजेशन ओपिनियन को। तो इसके लिए हमें डाटा चाहिए होंगे। किस तरह आप किसी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे? ऑन द बेस ऑफ डेटा। ठीक है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होंगे आप रिसर्च नहीं कर सकते। अब द क्वेश्चन इज दैट कि उस डेटा को हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन की डिफिनीशन। देख, डेटा इसकी मीनिंग क्या है? डेटा की मीनिंग है इंफॉर्मेशन। ठीक है। और कलेक्शन की मीनिंग क्या है? गैदरिंग, किसी चीज को गैदर करना। ठीक है। लेकिन जो डेटा कलेक्शन है ना, डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन, और कलेक्शन क्या है? गैदरिंग। बट इट्स नॉट अ वन स्टेप। ये एक स्टेप में आप नहीं कर सकते, इसके मल्टीपल स्टेप है। क्या है? मल्टीपल स्टेप है। जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे ना तो इसकी मल्टीपल स्टेप है। फॉर एग्जांपल किस तरह आप क्वेश्चन एयर को डेवलप करोगे, ठीक है, फिर इसको आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप मतलब उस कम्युनिटी में जाओगे, आप वहाँ लोगों से कंसेंट लेंगे। मुख्तलिफ स्टेप है इसके। तो जब किसी चीज़ के स्टेप होते हैं ना तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं प्रोसेस। तो अब देख, डेटा कलेक्शन क्या है कि डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस। क्यों प्रोसेस है? बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल स्टेप। सो डेटा कलेक्शन क्या है? डेटा कलेक्शन एज द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस है? क्या है? एज अ प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑफ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। क्या करते हैं? गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो सिंपल डिफिनेशन है कि डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। क्यों? इसमें क्या, ये इंफॉर्मेशन हमें क्या करते हैं? हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकें। क्या करते हैं? मेक यू जी। ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए आपको? डिसीजन मेकिंग के लिए ना। तो आप कह सकते हैं कि यू नीड टू बी एबल मेक अ डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना, कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग आपकी जो हाइपोथेसिस है, इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? डेटा होनी चाहिए। सो सिंपल यू कैन से कि डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। यू नीड टू बी एबल मेक अ डिसीजन। जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च कर रहे हो किसी भी चीज, स्मोकिंग और इसका इफेक्ट ऑन लंग कैंसर, इसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो ना कि स्मोकिंग के लंग कैंसर के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन
हेल्थ भी आप कह सकते हैं, चलो हेल्थ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। अब देख, ये तब तक आप, ये क्या है आपके रिसर्च क्वेश्चन है, क्या है रिसर्च क्वेश्चन। इस रिसर्च क्वेश्चन को आप तब तक आंसर नहीं कर सकते जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो, जब आपके पास डेटा ना हो, सही है। आप क्या करोगे, आप स्मोकिंग, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसके डेटा आप कलेक्ट करोगे और फिर देखोगे कि उसमें कौन कौन सी डिजीज ऐसे है जो उसमें डेवलप हो चुके हैं, या कौन से ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम है जो इन लोगों में है जो स्मोकिंग करते हैं एज कंपेयर टू उन लोगों में नहीं है जो स्मोकिंग नहीं करते। तो आपके पास क्या होंगी, इंफॉर्मेशन होगी। ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल मेक अ डिसीजन। आप कहोगे ना, आपके पास दो आंसर होंगे। आप कहोगे कि स्मोकिंग जो है ये एक डेंजरस इफेक्ट है उसका हेल्थ के ऊपर, या आप कहेंगे कि नहीं स्मोकिंग इज सेफ फॉर हेल्थ। ये आप किस तरह कह सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ द डेटा। जब तक आपके पास डेटा नहीं होंगे आप नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है। सो सिंपल यू कैन से कि डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। सही, क्यों करते हैं, आपके जो नोट्स है ना उसमें कॉपी स्लाइड में इसकी डिफिनीशन दी गई है, तकरीबन 3, 4, 5 स्लाइड में इसकी डिफिनीशन दी गई है, ठीक है। हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, सही, हम सिंपली उसको डिस्कस करेंगे। देख, उसमें भी यही कंसेप्ट है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। हाँ, कुछ जगह पे ये है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरिएबल। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर भी करते हैं और इसके साथ साथ इसके हम मियरिंग भी करते हैं, मतलब मेजरमेंट भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, किस चीज़ के ऊपर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ऑन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। आपकी जो वेरिएबल है जिस पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी 3 मेन रीजन है। देख, एक तो ये है ना कि आप जो हाइपोथेसिस है, क्या है हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। दूसरा क्या है, आपके पास आपके जो मतलब आउटकम है उसको इवैल्यूएट करने के लिए, मतलब जो आउटकम है दिस इज अ पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम, इसके लिए। और तीसरा किस चीज़ के लिए हम करते हैं, जो रिसर्च क्वेश्चन है ना, हमारी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको हम आंसर करते हैं। रिसर्च में आप क्या करते हैं, रिसर्च में यू आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन, आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको आप आंसर करते हैं। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं है, आप रिसर्च क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल दिस इज माय रिसर्च क्वेश्चन, उसको मैं कब आंसर करूंगा, जब मेरे पास डेटा हो। दूसरा, डेटा कलेक्शन की मेन पर्पस क्या है, टेस्ट हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं ना, एक क्लेम करते हैं। ये आपके फॉर एग्जांपल आपके ये क्लेम है कि स्मोकिंग जो है उसकी वजह से लंग कैंसर होते हैं, सो दिस इज अ हाइपोथेसिस। आपको इसको अपने प्रूव करना है, अपने उसको टेस्ट करना है। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं है आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और या आपकी जो आउटकम है उसको आप इवैल्यूएट कर रहे हो, जब तक आपके पास डेटा नहीं है आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। सिंपली अगर कोई पेशेंट है उसको टेम्परेचर है, आपने उसको इंजेक्शन फॉरवार्ड लगा दी है इन्फ्यूजन, ठीक है, आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं क्या ये जो मैंने इन्फ्यूजन लगा दिया है प्रोवाज वो इफेक्टिव है या नहीं, मतलब जो पेशेंट है उसके टेम्परेचर डिक्रीज हो गई है या सेम है या और भी इंक्रीज हो गए। तो आप आउटकम की इवैल्यूएट करना चाहते हो ना, तो आप क्या करोगे, आप डेटा कलेक्ट करोगे, आप उसी पेशेंट के टेम्परेचर को आप चेक करोगे दोबारा, इसके बेस पे फिर आप कहोगे कि जो प्रवास है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो मतलब डेटा के बगैर आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, ठीक है। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द रिसर्च, जो टूल्स है दिस इज अ डेटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सही है। तो 3 मेन इसके पर्पज आप कह सकते हैं कि उसके लिए हम करते हैं। देख, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा, क्या है डेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी रिसर्च के बेस पे आप कोई भी डिसीजन लगोगे ना। इसी अगर फॉर एग्जांपल एक वैक्सीन है, आपने उसके ऊपर रिसर्च की है, आप कह रहे हैं कि दिस वैक्सीन इज सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ये सेफ है। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया था इट वाज इनएक्यूरेट डेटा, वो एक्यूरेट डेटा नहीं था। तो ये जो आपकी रिसर्च है, लोग तो आपकी रिसर्च के ऊपर रिलाई करेंगे,
कि मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट की है, अगर वो वैक्सीन आपने डेटा सही कलेक्ट नहीं किया है, अगर वो आप देंगे किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो हार्म कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आपकी एक तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, इम्प्रॉपर डेटा है, तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनएक्यूरेट डेटा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? हाँ, ऑफ इम्प्रॉपर डेटा। देख, सबसे पहले ये है ना कि इनएबिलिटी टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन। आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन है आप उसको आंसर नहीं कर सकते। इनएबिलिटी टू रिसर्च क्वेश्चन एक्यूरेटली। ठीक है, आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन है आप उसको एक्यूरेटली आंसर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सही डेटा नहीं है। सही है, आप कह रहे हो ना कि इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ, आपके पास स्मोकिंग के बारे में सही डेटा है नहीं, तो क्या आप उसको आंसर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है? दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्रॉपर और इनएक्यूरेट डेटा। अगर डेटा आपके पास ठीक नहीं है तो इसकी वजह से आप नहीं कर सकते, मतलब आप आंसर नहीं दे सकते। इसके अलावा क्या है जी? अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि आपकी रिसर्च की वजह से किसी को हार्म हो सकते या नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। सही है। तो दूसरा क्या है? इनएबिलिटी टू रिपीट और वैलिडेट द स्टडी। देख, और इसकी वजह से ये जो ऑप्शन है ना कि इनएबिलिटी टू रिपीट और वैलिडेट द स्टडी, देख अगर आपने जो स्टडी की है, अगर वो आपके पास जो डेटा है वो करेक्ट डेटा नहीं है, तो अगर हम कोई उसको डबल चेक करेंगे तो क्या वो उसको वैलिडेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। या अगर उसको कोई रिपीट करेंगे तो क्या सेम रिजल्ट आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो इसकी वजह से ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इसकी वजह से जो रिसर्चर है ना वो मिसलीड हो सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड आप कह सकते हैं कि मिसलीडिंग द रिसर्चर। जो रिसर्चर है उसको मिसलीड कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? अगर मैं एक टॉपिक पे स्टडी करना चाह रहा हूं, इस पे ऑलरेडी स्टडी हो गई है, लेकिन उसने जो डेटा कलेक्ट किया है इट्स नॉट एक्यूरेट डेटा, तो मैं उस डेटा के ऊपर रिलाई करूंगा ना। तो मैं जो रिसर्च करूंगा वो भी मुझे मिसलीड करेंगे। सही, क्योंकि ज्यादा रिलाई, आप जब भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में आप क्या करते हैं? आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना। अगर आप किसी ऐसे लिटरेचर को रिव्यू करोगे जो ऑलरेडी उसका जो डेटा है वो एक्यूरेट डेटा नहीं है, तो वो आपको भी मिसलीड करेंगे ना। उसने तो खुद गलत की है, लेकिन इसकी वजह से आप भी गलत कर रहे हो। उसकी जो रिजल्ट है, उसकी जो फाइंडिंग है, उसकी जो आउटकम है, उसकी जो रिपोर्ट है, इट्स नॉट करेक्ट। तो आया आप जब करोगे उस डेटा की बेस के ऊपर, तो क्या वो करेक्ट होंगे? नहीं होंगे ना। तो ये जो बाकी रिसर्चर है ना उसको भी मिसलीड करते हैं। ठीक है, और एक और है कि कॉजिंग हार्म। क्या करते हैं? हार्म करते हैं। कॉजिंग, इसके कॉजिंग हार्म टू सब्जेक्ट। आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उसको ये हार्म काज कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी वैक्सीन की। देखिए, या कोई भी मेडिसिन, अगर एक मेडिसिन है और आप कह रहे हैं कि नहीं दिस इज अ सेफ मेडिसिन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, आपने उसको पहले एनिमल या किसी पे टेस्ट नहीं किया, आपने अपने आप से बस डेटा कलेक्ट की है, आपके पास जो डेटा है इट्स नॉट अ करेक्ट डेटा, तो अगर आपके डेटा की बेस के ऊपर अगर कोई उसको यूज करेंगे तो क्या वो सब्जेक्ट को हार्म नहीं देंगे? देंगे ना, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो तो गलत इंफॉर्मेशन दी आपने। ठीक है, और एक और है
क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च का मेन पर्पस क्या होता है? आप लोगों ने जो वो था, आई थिंक किस उसमें हमने पढ़ा था रिसर्च के फर्स्ट यूनिट में, जो एथिक्स कोड थे, एथिक्स कोड आप लोगों ने पढ़े ना, उसमें एक कोड ये था, सबसे इंपॉर्टेंट कोड क्या था कि आपकी रिसर्च कैसे होनी चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। मतलब आपका रिसर्च का मेन पर्पस क्या हो कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको उसका बेनिफिट हो। लेकिन अगर आप इस टाइप की रिसर्च करोगे ना, तो ये कंप्रोमाइज करेंगे आपकी डिसीजन फॉर द पब्लिक पॉलिसी। अब जो पब्लिक पॉलिसी के लिए जो डिसीजन आप बना रहे हैं ना, वो कंप्रोमाइज डिसीजन होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले रहे हैं, इट्स नॉट एक्यूरेट। सही है? तो आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज compromising decision for public policy। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है इनएक्यूरेट एंड प्रॉपर डेटा कलेक्शन के। अगर आपने डेटा सही तरीके से कलेक्ट नहीं की, अगर आपने मिस यानी गलत इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, तो इसकी वजह से एक तो ये है कि आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको आप एक्यूरेटली आंसर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि आपकी जो स्टडी है वो रिपीट या वैलिडेट नहीं हो सकती। तीसरा क्या है कि जो आप बाकी जो रिसर्चर है जो बाद में आपकी स्टडी को रिव्यू करेंगे, आप उसको मिसलीड कर रहे हैं। और क्या है कि मतलब आप जो आपके सब्जेक्ट है, आपकी जो पार्टिसिपेंट है, आपकी मतलब द होल कम्युनिटी यू कैन आल्सो टेक, उसको आप हार्म पे डाल रहे हो। और फिफ्थ क्या है कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो पब्लिक के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, वो कंप्रोमाइज पॉलिसी होंगी, कंप्रोमाइज डिसीजन होंगी। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो यहां तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया जी? यहां तक हमने डेटा की डिफिनेशन को डिस्कस की। हमने कहा कि डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन, कलेक्शन का मतलब है गैदरिंग। इट्स अ प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि द डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशंस। यू नीड टू बी एबल टू मेक अ डिसीजन। डिसीजन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके पास डेटा चाहिए। और मैंने कहा कि आप उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस ऑन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों करते हैं? बिकॉज फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन, और जो आउटकम है उसको इवैल्यूएट करने के लिए। सही है? और फिर हमने कहा कि अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि आपकी जो रिसर्च इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द रिसर्च इंटीग्रिटी। लेकिन अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है अगर वो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इम्प्रॉपर या इनएक्यूरेट डेटा, कि आपकी जो इनएबिलिटी टू रिसर्च क्वेश्चन, आपकी जो स्टडी है इट विल नॉट बी रिपीट और वैलिडेटेड, एंड द अदर रिसर्चर विल बी मिसलीडिंग, एंड the subject or the participant will be under risk, and the fifth and the last one, the decision will be compromised decision for the public policy। सही है? अब देख किस तरह हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक तो हमने सिर्फ डेटा और इस चीज को पढ़ लिया ना जी। एक बात याद रखें ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है जो डेटा है ना इसके मेन 2 टाइप है। देख, एक डेटा टाइप तो हमने उसमें पढ़ लिया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। हमने कहा कि क्वालिटेटिव में फिर नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, क्वांटिटेटिव में कंटिन्यू है, डिस्क्रीट है, रेशियो है, इंटरवल है, ये सारे हम पढ़ चुके थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम मेन 2 टाइप के हम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा कलेक्शन, नॉट ओनली द डेटा। तो डेटा कलेक्शन कितने टाइप की मेन अगर है तो 2 है, एक प्राइमरी डेटा है और एक सेकेंडरी डेटा है। सही है? डेटा की जो टाइप है ना, डेटा कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के आप कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी एंड द सेकंड वन इज अ सेकेंडरी। अब क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी? क्या है?
एक सिंपली, हाँ, ये सोर्स के हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आप सिंपली कह सकते हैं कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन वो डेटा कलेक्शन है जिसमें रिसर्चर खुद इन्वॉल्व होता है। जिसमें क्या होता है, रिसर्चर इन्वॉल्व होता है खुद। जो रिसर्चर हैं इन्वॉल्व होते हैं, इसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं लोगों से, ठीक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। खुद रिसर्चर अपने हाथों से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब पार्टिसिपेंट के साथ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। वो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, किसी और सोर्स से डाटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो इंटरेक्शन है बिटवीन द पार्टिसिपेंट एंड द रिसर्चर इज नॉट डन इन द सेकेंडरी। प्राइमरी में जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस क्लास से मैं डाटा कलेक्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं खुद इस क्लास में क्वेश्चन एयर को डिस्ट्रीब्यूट करूँ या आप लोगों से मैं इंटरव्यू ले लूँ तो दिस इज अ प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर मैं तवाब सर से या गुलजमान साहब से या किसी और से मैं डाटा कलेक्ट करूँ कि अब इसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन सा है, इसमें जो है मतलब डिफरेंट टाइप जो स्टूडेंट्स है उसके बारे में, तो इट विल बी सेकेंडरी, क्योंकि उसमें मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, आप लोगों के साथ मेरे खुद कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगी। क्लियर? अब देख, जो डेटा कलेक्शन है ना, डेटा कलेक्शन, इसकी मुख्तलिफ मेथड है। क्या है? मुख्तलिफ मेथड है। अगर हम मेथड की बात करें, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। दूसरा क्या है? सर्वे। ये सर्वे, यहां पे आप क्वेश्चनेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू। और फोर्थ क्या है? डेटा बेस। सही है, डेटा बेसिस, हमारे पास मुख्तलिफ डेटा बेसिस है ना। तो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हमारी, या तो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं? आपकी जितनी भी सेंसेस है आप उसको यूज करते हैं ना। सी यानी मतलब वॉच, लेसन, फील एंड टच, ठीक है। वॉच, लेसन, फील एंड टच और स्मेल, इसके थ्रू हम करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम मोस्टली क्वालिटेटिव में ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव। सर्वे में हम जाते हैं किसी कम्युनिटी में, वहाँ पे हम सर्वे करते हैं, हमारे पास क्वेश्चनेयर होते हैं, हम क्वेश्चनेयर को वहाँ पे फिल करते हैं। इंटरव्यू के टाइप होते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू है, इंडिविजुअल बेस इंटरव्यू है, ग्रुप है, कंप्यूटर असेस, जो कंप्यूटर बेस असेस इंटरव्यू है, ठीक है। इसी तरह डेटाबेस जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक सोर्स या नॉन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू, दिस इज अ डेटाबेस। आप किसी बुक से ले रहे हो, दिस इज अ डेटाबेस। आप किसी वार्ड में काम कर रहे हो और वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेशेंट आते हैं, आप उससे डेटा कलेक्ट करते हो, दिस इज अ डेटाबेस। आपके पास जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके थ्रू आप जो डेटा कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, दिस इज अ डेटाबेस, ठीक है। मैंने कोई आर्टिकल लिखी है और आप उसको रिव्यू कर रहे हो, दिस इज अ डेटाबेस। तो ये डेटाबेस है। लेकिन इससे पहले कि हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि मतलब इंटरव्यू क्या है, सर्वे क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, डेटाबेस क्या है, इससे पहले एक चीज़ आप याद रखिए, हम जब भी रिसर्च करते हैं ना, 3 टाइप के हम रिसर्च करते हैं। अब तो ये मेन डेटा कलेक्शन की हमने उसके टेक्निक या टाइप्स की हमने बात की कि किस तरह आप कलेक्ट कर सकते। दिस इज द कलेक्शन टेक्निक, दिस इज नॉट द डेटा टाइप, दिस इज द कलेक्शन कि आप डेटा को किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन, यू कैन कलेक्ट थ्रू सर्वे और क्वेश्चनर, यू कैन कलेक्ट द डेटा थ्रू इंटरव्यू एंड फ्रॉम डेटा बेस, ठीक है। अब हमारे पास जो रिसर्च है ना, वो डिफरेंट टाइप की रिसर्च है। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव।
और एक को हम कहते हैं मिक्स्ड। ठीक है, ये 3 टाइप की रिसर्च है हमारे पास। अब क्वांटिटेटिव में हम कौन सी डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव में क्या करेंगे और मिक्स में क्या करेंगे। मिक्स इज वेरी इजी, मिक्स सबसे मुश्किल है रिसर्च की अगर बात करें तो। डेटा कलेक्शन जो हम भी पढ़ा रहे हैं ना उसमें इजी है। क्यों इजी है, आप क्वांटिटेटिव को पढ़े, क्वालिटेटिव में पढ़े और मिक्स में, दोनों को मिक्स करें, सही है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा कलेक्शन प्रोसेस, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम किस तरह डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले आपने समझना होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं। जी, इसको मिटा दूं मैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका मेन कंसर्न किस चीज के ऊपर होता है, न्यूमेरिकल के ऊपर होता है, हाँ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मेन टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न क्या है इसका, टेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ द। लेकिन एक चीज याद रखें, जो हमने रैंडमाइजेशन में पढ़ा था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना वो बेसिकली रिलाई करते हैं किस चीज के ऊपर, रैंडम सैंपलिंग के ऊपर। किस चीज के ऊपर, रैंडम सैंपलिंग के ऊपर। और रैंडम सैंपलिंग क्या है, क्या है जी, इसमें हम हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस देते हैं। क्या देते हैं, इक्वल चांस कि आइदर वो सेलेक्ट हो जाए कौन से ग्रुप में, कंट्रोल में या एक्सपेरिमेंट ग्रुप में। ठीक है, तो इसका जो मेन वो है, एक तो कंसर्न तो ये है कि इसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। दूसरे इसमें हम क्या करते हैं, हम क्वांटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्वांटिफाई किस चीज़ को, साइज को, डिस्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है, अब किसी भी फिनोमिना कि मतलब इसमें कितने परसेंट, अगर हम इस क्लास के अगर हम उसको मेजर करें, मतलब कि कितनी मेल है और कितनी फीमेल है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी फाइंड आउट एसोसिएशन बिटवीन मेल और फीमेल के। ठीक है, या अगर आप किसी चीज़ को नंबर को आप फाइंड आउट करें, प्रिवेलेंस कि केपी में एक अगर हम बात करें मीजल की तो उसकी कितने प्रिवेलेंस हैं, या डायबिटीज़ की अगर आप प्रिवेलेंस की बात करते हैं, तो किसी भी चीज़ को काउंट करना, किसी भी चीज़ की साइज को, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज करते हैं। क्लियर, तो इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं, हमारे ज़्यादा फोकस होते हैं साइज के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दिस इज नंबर, न्यूमेरिकल। हम अक्सर इसमें जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं ना वो परसेंटेज में आते हैं, वो मीन, मूड, मीडियन में आते हैं, वो स्टैंडर्ड डिविएशन में आते हैं, टी टेस्ट हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इसकी एक चीज़ याद रखें कि इसकी जो फाइंडिंग है ना वो बहुत इजी है, आसानी से आप उसको समराइज कर सकते हैं SPSS में उसका डेटा डाल के, और आप आसानी से कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में जो एनालिसिस आप करेंगे ना, इट विल बी वेरी, उसमें थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, आगे हम क्वालिटेटिव स्टडी में भी विल डिस्कस। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो 2 चीज़ों के ऊपर ये रिलाई करते हैं, हमने जिस तरह कहा ना, कितनी चीज़ों के ऊपर क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलाई करते हैं, 2 चीज़ों के ऊपर, 2 मेन थिंग्स। वो कौन कौन से हैं? एक हमारे पास क्या है, रैंडम सैंपलिंग है जी, रैंडम सैंपलिंग है, रिलाई की हम बात कर रहे हैं, रिलाई करना, दारुमदार। और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर डेटा टूल्स। इसमें हमारे पास जो टूल्स होते हैं ना वो स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है, अनस्ट्रक्चर क्या है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटेटिव में एक तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर क्या है, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चनर होंगे, इसमें स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होंगे। क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर।
और दूसरा इसमें जो हम सैंपलिंग करते हैं ना, इट विल बी अ रैंडम सैंपलिंग। तो ये दो चीज़ों के ऊपर वो क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। क्वालिटेटिव में आप रैंडम सैंपलिंग नहीं करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी पे हम जाते हैं ना, किस पे जाते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में, लेकिन इसमें हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाते हैं। ठीक है, रैंडमाइजेशन में प्रोबेबिलिटी के ऊपर। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब स्ट्रक्चर क्वेश्चनर का मतलब क्या है जी? नोस क्वेश्चन और जी, जो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर है ना, इसमें आपके पास प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, पहले से आपने क्वेश्चन को फिट किए होते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे पूछने हैं, और ये स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, उसमें आप कोई वायलेशन नहीं कर सकते, कोई वेरिएशन आप उसमें नहीं कर सकते, कोई चीज़ आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, किसी चीज़ को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चनर। तो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर में कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, उसमें पहले से आपने प्लान किए क्वेश्चन है, आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चनर अवेलेबल होते हैं कि इसमें 20 क्वेश्चन है, यही 20 क्वेश्चन आपने पूछने हैं। आप ये क्वेश्चनर क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं और ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में हमारे पास क्वेश्चनर क्लोज एंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से पूछते हैं कि आर यू मैरिड, तो आंसर होंगे येस नो, तो दिस इज अ क्लोज एंडेड। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि नो, तो आप उसको ऑप्शन नहीं दे रहे कि क्यों, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की। ठीक है, तो इसमें क्लोज एंडेड है, मतलब येस नो। अगर आप कहते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो येस नो। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप क्यों जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आप नहीं रहते तो क्यों, आपके घर में इत्तेफाक नहीं है इसीलिए। ठीक है, तो आप उसको ज्यादा कुछ नहीं देते, आप सिर्फ उसको ऑप्शन देते हैं, उसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन एर। और ये हमारे पास एक होते हैं स्ट्रक्चर। क्वांटिटेटिव में हमेशा हमारे पास स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होते हैं। जिस तरह हमने कहा ना कि क्वांटिटेटिव जो स्टडी है वो रिलाई करते हैं टू थिंग के ऊपर, मेनली द रैंडम सैम्पलिंग एंड द सेकंड वन इज द स्ट्रक्चर टूल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं। अब अनस्ट्रक्चर भी है, सेमी स्ट्रक्चर भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में। क्लियर, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये है ना कि ये तो क्वांटिटेटिव के बारे में थोड़ा ओवरव्यू था, ये रिपीटिशन है, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना कि जो क्वांटिटेटिव डेटा जो कलेक्शन स्ट्रेटजीज है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, मतलब किस तरह आप क्वांटिटेटिव में डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन से द सोर्सेज एज वेल। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है कि हमने अभी जो डिस्कस किया था कि डेटाबेसेस है। क्या है डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है, आप डेटा कलेक्ट करो ना, कोई रिसर्च कर रहे हो ना, इसके लिए आपको डेटा चाहिए। ये डेटा किस तरह आप कलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से आपको मिलेगा? सबसे पहले क्या है कि यूजिंग अवेलेबल जी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना। अवेलेबल इंफॉर्मेशन क्या है, कहाँ से आपको मिल सकते हैं? डेटाबेसेस। इसमें क्या है आपके पास, देख मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं आपके टॉपिक के ऊपर, किसी और ने उसको कलेक्ट किए होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुके होते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम लेकर हम यूज कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करते हैं, आप दूसरों की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं ना, कि कौन सी डाटा उसने कलेक्ट किया था, कौन सा मेथोडोलॉजी उसने यूज किया था, कौन सी फाइंडिंग उसके साथ आई थी, उसके मेन फाइंडिंग क्या है। तो ये सारी चीजें ये क्या है, यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, सिस्टम
डेटा। देख, हर आपकी जो हेल्थ है ना, अगर हम बीएचयू लेवल की बात करें तो बीएचयू में आप लोग जब जाते हैं ना, जब न्यू बॉर्न्स होते हैं बेबी, तो उसके लिए कार्ड बनाए जाते हैं, आप लोगों ने देखे हैं यहाँ, या उसके लिए वैक्सीन दी जाती है ना। तो ये इंफॉर्मेशन बीएचयू से कलेक्ट होते हैं, आरएचसी में आते हैं, आरएचसी से टीएचक्यू में आते हैं, टीएचक्यू से आपके डीएचक्यू में आते हैं, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एक यूनिट होते हैं उसमें आ जाते हैं, फिर उससे आपकी जो प्रेवेंस जो सूबा है उसमें जाते हैं, और फिर उससे फेडरल में जाते हैं। तो एक सिस्टम डेवलप है कि मतलब हमारे यहाँ इस डीएचक्यू तेमरगरे में इतने पेशेंट आते हैं, जुलाई के महीने में इतने पेशेंट आए थे, दिर अपर में इतने, पेशावर में इतने, तो टोटल को कलेक्ट करके फिर वो एक डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन से केसेस के साथ लोग आते हैं, सही है, हेपेटाइटिस के साथ ज़्यादा है, एमआई के साथ ज़्यादा है, डायबिटीज़ के साथ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलते हैं? हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको मिलते हैं। और आजकल ये जो सिस्टम है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक किया गया है, डिजिटल किया गया है। आप लोग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक पूरा सिस्टम है, आप लोगों की लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आप उसको पढ़ेंगे वहाँ पे, तो आपको फिर समझ आ जाएंगे कि किस तरह ये डेटा कलेक्ट होते हैं। अब देख, जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेस है ना, उसमें कुछ ऐसे हैं जो पब्लिश है, जिसको आप लिटरेचर के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनपब्लिश डाटा है, एक रिपोर्ट है, या कुछ ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर में है, कुछ ऐसे हैं जो लाइब्रेरी से आप कलेक्ट करते हैं, मतलब बुक्स में है। ठीक है, तो मुख्तलिफ सोर्स से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटाबेस आप कह सकते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन डेटाबेस से आप डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सो यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? दूसरा क्या है आपके पास? इंटरव्यू। क्या है? इंटरव्यू। जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू जो है एक इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन है, या एक कम्युनिकेशन है बिटवीन द रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट। इसमें क्या करते हैं? रिसर्चर आस्क द क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। ठीक है, इंटरव्यू में क्या करते हैं? रिसर्चर आस्क द क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन। अब इंटरव्यू की टाइप है, इंडिविजुअल इंटरव्यू भी है, मतलब अगर मैं और आप लोगों की सीआर के साथ में इंटरव्यू ले रहा हूँ तो जैसे इंडिविजुअल इंटरव्यू, और एक ग्रुप इंटरव्यू है। ग्रुप इंटरव्यू है कि क्लास में से मैं एक ही साथ भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, दिस इज अ ग्रुप। उसको हम फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, जिसमें 5 to 7 लोग होते हैं हमारे पास, कुछ में ज़्यादा भी होते हैं, कुछ में कम भी होते हैं। स्मॉल ग्रुप डिस्कशन है, लार्ज ग्रुप डिस्कशन है। ठीक है, तो इंटरव्यूज जो है ना, इसके पहले इसकी क्या है? टाइप है, एक इंडिविजुअल है और एक ग्रुप इंटरव्यू है। इंडिविजुअल में एक हमारे पास है फेस टू फेस। क्या है? देख, इसमें तो ए क्या है? इंडिविजुअल। दूसरा क्या है? फेस टू फेस इंटरव्यू। आप कहेंगे कि इंडिविजुअल और इसमें क्या फर्क है? देख, इसमें फर्क है ना, इंडिविजुअल की भी टाइप है, फेस टू फेस है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, कंप्यूटर बेस्ड असेस इंटरव्यू है, मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ना फेस टू फेस, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें डायरेक्टली हम इंटरेक्शन में आते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली हम इंटरेक्शन में आते हैं। किसके साथ? पार्टिसिपेंट के साथ। ठीक है, और सी नंबर पे क्या है जी? टेलीफोन बेस्ड इंटरव्यू। एक एक को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, सही है। और डी में क्या है? कंप्यूटर कंप्यूटर असेस्ड पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर असेस्ड पर्सनल इंटरव्यू।
ये इंटरव्यू का टाइप है। एक इंडिविजुअल है, फेस टू फेस है, इंडिविजुअल के अंदर ही आते हैं, फेस टू फेस है, टेलीफोन इंटरव्यू है और कंप्यूटर असिस्टिंग पर्सनल इंटरव्यू। देख, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फेस टू फेस। फेस टू फेस इंटरव्यू का मतलब क्या है? जब एक रिसर्चर डायरेक्टली इंटरेक्शन में आते हैं उसके जो पार्टिसिपेंट है उसके साथ, ठीक है, और उससे क्वेश्चनिंग करते हैं और वो आंसर करते हैं। अभी अगर इस क्लास में, इस स्टेज में मैं अब में से किसी एक को इससे मैं इंटरव्यू लूंगा तो दिस इज फेस टू फेस इंटरव्यू, क्योंकि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, हम एक जगह पे दोनों मौजूद है, इसको कहते हैं फेस टू फेस। जो फेस टू फेस इंटरव्यू है ना, उसमें रिस्पांस रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि आप मेरे सामने होते हैं, मैं आपसे जो भी क्वेश्चन करते हो आप मुझे आंसर देते हैं, तो रिस्पांस रेट उसमें बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं, वो आगे जाके हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर डिस्कस करेंगे, सही है। एक है टेलीफोन बेस्ड इंटरव्यू। टेलीफोन बेस्ड इंटरव्यू क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हम टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए, कोई और जूमिंग के जरिए, जो जूम ऐप है या जो आपके पास टीम है, मुख्तलिफ जो ऐप्स है उसके थ्रू, याहू के थ्रू, इसके थ्रू हम किसी के साथ क्या करते हैं? इंटरव्यू करते हैं। अक्सर आजकल अगर आपने देखा होंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। कुवैत में जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या वो कुवैत जाते हैं इंटरव्यू के लिए? नहीं जाते ना, जूम के थ्रू उसके लिए जाते हैं ना। या सऊदी अरब के लिए जिसने अप्लाई किया है तो क्या वो सऊदी अरब जाते हैं इंटरव्यू के लिए? इवन कि आजकल तो अगर आपने AKU में भी अप्लाई की है, आगा खान में, तो वो भी तो आप ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज का टेलीफोनिक बेस्ड इंटरव्यू, ठीक है। उसमें आप फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं होते, सही है। या आप, ये बहुत ज़्यादा आसानी, ये सबसे ज़्यादा ईजी वे है। आपके पास सिर्फ नंबर होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, नहीं बस नंबर मिलाए और घर पे बैठ के वो कर लें। इसमें भी रिस्पांस रेट गुड होता है, नॉट बहुत ज़्यादा गुड नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर असिस्टिंग पर्सनल इंटरव्यू क्या है? ये इंटरव्यू और ये इंटरव्यू में सिर्फ एक डिफरेंस है, फेस टू फेस और इसमें। देख, फेस टू फेस इंटरव्यू में हमारे पास एक क्वेश्चनेयर होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चनेयर। वो क्वेश्चनेयर हम या पेशेंट से वर्बली पूछते हैं। इंटरव्यू में मोस्टली हम वर्बली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और वो हमें रिस्पांस देते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर असिस्टिंग पर्सनल जो इंटरव्यू है, इसमें जो इंटरव्यूअर होता है, मतलब जो रिसर्चर होता है, इंटरव्यूअर होता है, उसके पास एक लैपटॉप होते हैं या कोई और आईपैड होते हैं उसके साथ, या कोई मोबाइल होते हैं उसके हाथ में, और उसमें वो क्वेश्चनेयर होते हैं। उसी मोबाइल में, उसी लैपटॉप में वही क्वेश्चनेयर होते हैं। वो जो पार्टिसिपेंट है उससे क्वेश्चन पूछते हैं और उसी टाइम वो डेटा एंटर करते हैं उस लैपटॉप में या उसमें। तो इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज ये है, एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर मैं फेस टू फेस इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, मैं आपसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं आपकी जो इंटरव्यू है उसको रिकॉर्ड करूँगा, या टेप रिकॉर्डर के थ्रू, या जो है मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँगा। फिर उस टेप रिकॉर्डिंग को मैं डॉक्यूमेंटेशन में लेकर आऊँगा, उस डॉक्यूमेंटेशन को फिर मैं सॉफ्ट में लेकर जाऊँगा, फिर मैं कंप्यूटर में उसकी एंट्री करूँगा। तो कितना टाइम उसने वेस्ट किया? इसमें डायरेक्टली आप उसी टाइम जो है कंप्यूटर में आप उसको क्या कर रहे हो? एंटर कर रहे हो। तो मतलब आप टाइम को सेव कर रहे हो ना, मतलब ज़्यादा टाइम आप नहीं ले रहे, क्योंकि पहले अगर आप इंटरव्यू लेंगे उसको आप टेप रिकॉर्डिंग करेंगे, टेप रिकॉर्डिंग से जो है फिर आप वर्बेटम के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मीन वर्ड बाय वर्ड जो है, फिर आप उसको पेपर में लेकर आओगे, फिर उसमें से जो है ना आप कंप्यूटर में, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर की नीड होंगे, उसमें आप एंटर करोगे। तो इसमें यह है कि डायरेक्टली आप एंटर करते हैं। इसकी एक एडवांटेज और भी है, एक तो यह है कि टाइम सेविंग है। दूसरा एडवांटेज ये है ना कि अगर मेरे 200 पार्टिसिपेंट हैं, उससे मुझे इंटरव्यू लेने हैं, मैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पास 200 क्वेश्चनेयर होंगे, इतने क्वेश्चनेयर होंगे, और मैं अपने साथ उसको लेकर जो है ना इधर उधर घूमूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास बस सिर्फ एक आईपैड है, या एक मोबाइल है, या एक लैपटॉप है, उसमें 1000 आप क्वेश्चनेयर है, उसमें तो कुछ है नहीं ना। अगर ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके लैपटॉप में 1000 क्वेश्चन है तो आप 1000 लैपटॉप को लेकर जाओगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हार्ड में अगर 1000 क्वेश्चनेयर है तो आप 1000 क्वेश्चनेयर को लेकर जाओगे, सही है। तो एक तो यह है कि उसकी जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो भी नहीं है, चीप है, इनएक्सपेंसिव। हाँ, सम टाइम इट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है? आपको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, एक्सपेंसिव है ना, एज कम्पेयर टू अगर आप पेज कितने 5 रुपीज़ पे एक पेज है,
ठीक है। तो अगर आप 100 पेज भी करोगे तो मतलब 500 हो जाएंगे रुपीज़, इसमें तो आप कम से कम 50,000 से अबव आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें कंप्यूटर असिस्टिंग की, कि इसके लिए स्केल आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्केल। अगर आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते, आप टाइपिंग नहीं कर सकते, तो क्या दिस मेथड विल बी हेल्पफुल फॉर यू? नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू है, फेस टू फेस इंटरव्यू। अपनी आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। टेलीफोनिक बेस है, टेलीफोनिक बेस अपने माइंड में आजकल जितने भी इंटरव्यू होते हैं अपने माइंड में उसको लेकर आए। आपने सऊदी अरब जाना है, आपने कुवैत जाना है, अपने यूएस जाना है, अपने एमएसएन के लिए अप्लाई करने हैं, तो ये सारे आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, जूम के थ्रू, ठीक है, ये उसके थ्रू हो रहे हैं। और कंप्यूटर असिस्टिंग ये दोनों सेम है, लेकिन उसमें उस टाइम जो है आप डाटा को कलेक्ट करते हैं ऑन द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? अब देख, अब ये है ना कि जब भी आप इंटरव्यू करते हैं, तो आपको इंटरव्यू टूल चाहिए ना, क्योंकि इंटरव्यू तो ऐसा नहीं है कि आप जो भी इंटरव्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अक्सर अगर आप आते हैं और मुझसे भी इंटरव्यू लेते हैं ना, तो आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना, गपशप तो नहीं लगाएंगे इंटरव्यू में। तो क्वेश्चन पूछने की जो है, मतलब जो क्वेश्चन है वो 3 टाइप के हैं। इंटरव्यू गाइड हम उसको कहते हैं, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू गाइड। क्या कहते हैं उसको? इंटरव्यू गाइड, क्योंकि ये आपको गाइड करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू गाइड। सही है। अब ये इंटरव्यू गाइड 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3। एक हमारे पास है स्ट्रक्चर, एक हमारे पास है सेमी स्ट्रक्चर, और एक हमारे पास है अनस्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 टाइप के इंटरव्यू गाइड है हमारे पास। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये 3 टाइप के आपके पास होने चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये है, जिस तरह हमने कहा कि आपके पास एक प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनर होगा। क्या होगा? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनर। पहले से आपने क्वेश्चन लिखे हुए होंगे और उसी क्वेश्चन में आप कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, किसी चीज को आप ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। 20 क्वेश्चन है आपके पास, वही 20 क्वेश्चन आपने पूछने हैं, उसमें आप कोई प्रोबिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है? सेमी स्ट्रक्चर। क्या है? सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर में क्या है कि कुछ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन आपके पास है, लेकिन इसके साथ साथ आप उसमें कुछ एडिंग या कुछ रिमूव कर सकते हैं, आप कोई प्रोबिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? सेमी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं कि ये दिस 20 क्वेश्चन आई विल आस्क, बट आप इसमें किसी चीज को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि देयर इज नो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, इसमें कोई प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं होते, उसमें आप सिर्फ एक ओपनिंग क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी एट मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग। बस मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ओपनिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि मेटेक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपकी जो जर्नी है उसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं। अब मैंने आपको टाइम दे दिया। इस इंटरव्यू इस अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनर या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू गाइड की डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैंने आपको टाइम दे दिया, आपसे मैंने एक ही ओपनिंग क्वेश्चन पूछ ली, अब जो है ना घंटों मुझे आपको सुनना पड़ेगा। आप मुझे कहानी बता रहे हो कि सर मैंने पहले ये सोचा था, बाद में ये हुआ, कॉलेज में ये है, बाकी कॉलेज में वो है, बस आप कहानियाँ सुना रहे हो और मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ये आपके ऊपर आप डिपेंड करता है कि इसके आंसर आप मुझे 2 दिन में देते हो, 2 घंटे में देते हो, 1 घंटे में देते हो, आपकी दिल के अंदर क्या क्या कितने बड़ास है जो आप निकालना चाहते हो, ठीक है। तो मतलब ये है कि अनस्ट्रक्चर में हम कोई प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन नहीं, हमारे माइंड सिर्फ एक ओपनिंग क्वेश्चन होते हैं, बस वो हम करते हैं और फिर वो खुद से स्टार्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने नर्सिंग को क्यों सेलेक्ट किया, क्या आप इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? बस फिर आप कहानियाँ शुरू करें, ठीक है। इसमें यह है ना, इसमें जो रिसर्चर है ना
उसको भी मैनेज करना मुश्किल होता है कि मैं किस तरह, मैं क्या पूछूं उनसे, किस तरह मैं उसको मैनेज करूं। ये तो वेल मैनेज है ना, ये तो वेल मैनेज है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछना है। उस क्वेश्चन से अगर वो आगे पीछे जाएंगे मैं वहां पे रोक सकता हूं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई प्लान है नहीं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आपने नर्सिंग को क्यों सेलेक्ट किया, आपने किसी और फील्ड को क्यों सेलेक्ट नहीं किया। अब आपने कहानियां शुरू कर दी, ठीक है, तो अब मुझे भी आपको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा फिर, सही है। तो ये 3 टाइप के आपकी, दिस इज आल्सो, जब हम क्वेश्चनर को डिस्कस करेंगे ना आगे, तो उसमें भी यही 3 टाइप होंगे, सही है। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, सेमी स्ट्रक्चर का क्या है और अनस्ट्रक्चर का क्या है। क्लियर। अब जो आप स्टडी करेंगे ना आगे इंशाल्लाह, तो फिर आप जो इंटरव्यू लेंगे, अगर आप में से कोई इंटरव्यू, मोस्टली एक बात याद रखें कि इंटरव्यू जो है ना, ये हम मोस्टली क्वालिटेटिव स्टडी में करते हैं। किसमें करते हैं? क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इट विल बी क्लोज एंडेड क्वेश्चन एयर के इंटरव्यू होंगे। क्लियर। अगर आप किसी सर्वे, किसी एरिया में जाते हैं, तो क्वांटिटेटिव में अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इट विल बी क्लोज एंडेड, एक बात याद रखें। अदरवाइज जो इंटरव्यू है वो हम कहाँ पे करते हैं? क्वालिटेटिव में करते हैं। ऑब्जर्वेशन हम कहाँ पे करते हैं? मोस्टली क्वालिटेटिव में, बट यू कैन बोथ, दोनों में कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चनर हम कहाँ पे करते हैं? क्वांटिटेटिव में। क्लियर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। तीसरा नंबर पे क्या था? रिटन क्वेश्चनर। क्या था? रिटन क्वेश्चनर। रिटन क्वेश्चनर, रिटन क्वेश्चनर का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है उसका? सर्वे में तो हम करते हैं ना, रिटन क्वेश्चनर का दूसरा नाम क्या है जी? सेल्फ डायरेक्टिंग या एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर। क्वेश्चन एयर, ठीक है, या उसको आप रिटन क्वेश्चनर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? रिटन क्वेश्चनर। इसको आप सेल्फ एडमिनिस्टर क्वेश्चनर भी कह सकते हैं। क्लियर। अब ये क्या है? ये इसमें क्या होते हैं? इसमें हमारे पास क्वेश्चनर में पहले से प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम सर्वे के थ्रू, या हम जाते हैं कम्युनिटी में, पार्टिसिपेंट में हम दो टाइप के होते हैं ना। अगर आप इंटरव्यू के लिए यूज करते हैं, सो देन यू विल यूज वर्बली, दिस क्वेश्चनर यू विल यूज वर्बली। आप उससे पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चनर वही है, लेकिन अगर इंटरव्यू है तो आप वर्बली यूज करेंगे। मेरे पास क्वेश्चनर है और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर आप सर्वे के थ्रू यूज कर रहे हैं तो आप जाएंगे किसी कम्युनिटी में, और कम्युनिटी में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कम्युनिटी वाले उसको देखेंगे। क्वेश्चनर हमारे पास हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होते हैं। वो उसको टेक करेंगे, आपको दे देंगे, सही है। इसके एडवांटेज की अगर आप बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंट है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बस 50-100 क्वेश्चनर है, जल्दी जल्दी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एक्सपेंसिव भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, ये इसके एडवांटेज है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो यह है कि इसके रिस्पांस रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो है। आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई उसको जो है ना फार की फेंक देता है, यार मैं इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। कोई जो है ना तुक्के से उसको जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं, आंसर को देखते भी नहीं, स्ट्रॉन्ग एग्री और डिस एग्री, बस सारी चीज़ें जल्दी जल्दी टिक करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो रिस्पांस रेट है इट्स वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर। क्लियर। अब क्वेश्चनर की भी वही टाइप है जो हमने अभी डिस्कस कर दिया था। ठीक है। आप क्वेश्चनर को किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? फिजिकली भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हो, मुख्तलिफ सोर्सेज है ना, आप सेंड करते हो
एक डिटेल आप उसके साथ से करते हो क्लैरिफिकेशन की, मतलब आपने किस तरह उसको आंसर करने हैं, और मेल करते हैं और मेल के थ्रू आप उस, लेकिन उसमें भी रिस्पांस रेट क्या होंगी, लो होंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है रिटन क्वेश्चनर? अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, पढ़ लूँ या नहीं? एडवांटेज डिसएडवांटेज को हर एक के अलग अलग है, हाँ डिस्कस करें? ज्यादा नहीं करते, कुछ कुछ डिस्कस करते हैं, सही है? इसको निकालें, सबको डिस्कस नहीं करते, सही है? बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम जो रिटन क्वेश्चनर है उसकी डिस्कस करते हैं कि उसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो क्वेश्चनर के एडवांटेज क्या है? सबसे पहले एडवांटेज क्या है? हाँ, क्या है? आसान कर देते हैं। सबसे पहले क्या है कि फास्ट एंड चीप है, ठीक है, जल्दी, मतलब टाइम सेविंग है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और सबसे क्या है, चीप है, मतलब सस्ता है। किस तरह सस्ता है? आपकी क्वेश्चनर पे आपकी कितना खर्चा आएगा, ठीक है? तो चीप और फास्ट और चीप है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? ए का मतलब क्या है? आस्क सेम क्वेश्चन। तो ये क्या है, इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है? क्या है? आस्क सेम क्वेश्चन। क्वेश्चनर में सबसे सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इंटरव्यू में तो आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर में और अनस्ट्रक्चर में, लेकिन क्वेश्चनर में आप नहीं कर सकते। जितनी भी आपके पार्टिसिपेंट है उससे हम सेम क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? तो ये इसकी क्या है, एडवांटेज है, क्योंकि आपके पास जो डेटा आएंगे ना उसको आप सही फिर कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबको एक जैसे क्वेश्चनर दिया गया है, ऐसा नहीं है किसी को, ठीक है? एस का मतलब क्या है? सेंड वाया ईमेल, मेल के जरिए हम उसको सेंड कर सकते हैं ना, ये इसकी और एडवांटेज है। पर डायरेक्टली किसी को मेल कर रही है, उसको मेल करके वापस आपने मुझे देने हैं। एल का मतलब क्या है? हाँ, ठीक है। टाइम क्या है? टाइम सेविंग है, नॉट कंज्यूमिंग, हमने अभी पढ़ा था ना, ठीक है? एम का क्या है? वही अगेन कि मेल कर सकते हैं आप उसको, मेल इजीली, आसानी से आप उसको मेल कर सकते हैं। ए का मतलब क्या है? एफोर्डेबल है, क्या है? एफोर्डेबल है। आई का मतलब क्या है? इनएक्सपेंसिव है, ठीक है? एल का मतलब क्या है? लो एफर्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको जो है मेल के जरिए भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो इसके लिए किसी एफर्ट की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर। क्या क्या है? फास्ट एंड चीप है, आस्क सेम क्वेश्चन है, सेंट वाया ईमेल, टाइम सेविंग है, मेल इजीली है, अफोर्डेबल है, इनएक्सपेंसिव है, और लो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, ठीक है? डिसएडवांटेज इसकी क्या है? देख, एक चीज हमेशा याद रखें, हमेशा, मैं तो अभी खैर लिख दूंगा आपको डिसएडवांटेज, लेकिन एक चीज हमेशा याद किया करें, दूसरा खुद बहुत याद हो जाता है, ठीक है? किस तरह? ये फास्ट है, वो स्लो होगा, ये चीप है, ठीक है? तो अपोजिट उसके डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे मैं खैर आसान लिख देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या है? लो
ठीक है, लो क्लियरिटी है इसमें। एल का मतलब क्या है इसमें, ये डिसएडवांटेज की बात हो रही है। एक एल, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, मैंने पहले कहा था कि इसमें लो रेस्पॉन्स रेट, रेस्पॉन्स रेट आप जानते हैं ना, मैंने आपको कहा कि आपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है या आपने 50 लोगों को मेल किया है, तो क्या 50 के 50 लोग वापस आपको मेल करेंगे? नहीं करेंगे ना, कुछ लोग इग्नोर करेंगे, कुछ लोग जो है उसको देखेंगे नहीं, किसी ने उस मेल आईडी को वो क्या होगा, मतलब ख़त्म किया होगा, ठीक है। तो मतलब जो रिस्पांस रेट है वो क्या है, और जब आप सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें हमेशा जो रिस्पांस रेट है उसको हम क्या लेते हैं, 50 लेते हैं। क्या लेते हैं? 50, ठीक है। हम इतना गैप रखते हैं 0.5%, 50। क्लियर? ओ का मतलब क्या है जी? ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। किस चीज के लिए? फॉर क्लियरिटी। ये नॉन है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन एर में जो क्लैरिफिकेशन है वो मतलब हर किसी को समझ आते हैं? नहीं आते ना। अगर कोई इंडिविजुअल है और वो इलिटरेट है तो क्या वो उस कंप्रहेंसिव है वो समझ सकते हैं उसको? नहीं समझ सकते ना। तो इसमें जो क्लैरिफिकेशन है, दिस इज अ बिग इशू, ठीक है। तीसरा क्या है इसमें? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? किसके लिए? आपके पास राइटिंग और रीडिंग स्केल होनी चाहिए, स्केल नीडेड, ठीक है। अगर आप लिख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, तो आप क्वेश्चनर को फेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये डिसएडवांटेज है कि इसके लिए आपके पास लिटरेसी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। क्लियर? सी अगेन, यही जो है क्लैरिफिकेशन इशू है इसकी, ठीक है, क्लियरिटी इशू है इसमें। एल का मतलब क्या है? लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। ये जो कम्प्लेक्स फिनोमेना है उसको आंसर नहीं कर सकते, क्यों? क्या इसमें क्वेश्चनर में हमेशा आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे लिमिटेड, 20 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे, लेकिन लिमिटेड उस क्वेश्चन से आगे आप नहीं जा सकते। तो दिस इज वन ऑफ डिसएडवांटेज, क्योंकि आप इसकी प्रूविंग नहीं कर सकते। मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड डेप्थ इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ को ऐड या किसी चीज को रिमूव नहीं कर सकता। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द, इसके आगे डिसएडवांटेज है, ठीक है। ए का मतलब क्या है कि जो आपकी आंसर है ना, आंसर मे बी इनकम्प्लीट, ठीक है। आंसर में भी इनकम्प्लीट, जो आपके आंसर है वो कंप्लीट नहीं होंगे, फिर भी आपने उसके ऊपर रिलाई करना है। आई थिंक इतनी काफी है, सही है। 2-3 भी आपके पास हो वो काफी है, आपकी माइंड क्लियर हो कि क्वेश्चनर की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, सही है। ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम इतना है नहीं, सही है। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देख, हमने यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन की हमने बात की ना, उसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। मैं उस लिमिटेशन की तरफ आपको डिस्कस करता हूँ। लिमिटेशन किस चीज की है? यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है? एक्सेस। एक्सेस मतलब हर आपको हर मतलब जो इंफॉर्मेशन है उस तक आपकी रसाई तो नहीं है, ठीक है। आप हर इंफॉर्मेशन तक आप एक्सेस हासिल नहीं कर सकते, एक तो ये है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है अक्सर वो इनकम्प्लीट होते हैं, आपके जो चाहिए इतना नहीं होता। और तीसरा इसकी लिमिटेशन क्या है? आउट ऑफ डेट।
इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन है ना वो हमेशा कभी कभार आउट ऑफ डेट होते हैं। अगर अभी मैं कोविड-19 के ऊपर करूँगा तो आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन है ना, सही है। तो ये 3 लिमिटेशन है यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन की। एक्सेस की इशू है, मतलब हर इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस नहीं है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलते, और आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन कभी कभार आपको मिलते हैं। तो ये ओल्ड जो टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने उसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, टेलीफोनिक जो सर्वे है, टेलीफोनिक सर्वे उसके एडवांटेज क्या है टेलीफोनिक सर्वे के? जी, सर्वे इसके एडवांटेज, ठीक है, क्या एडवांटेज है इसकी? सबसे पहले है सी। देख, इसमें जो क्लैरिफिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लियर इंफॉर्मेशन, कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि आप फोन पे उसके साथ लगे हो ना, उसको जो भी क्लियरिटी चाहिए आप उसको दे सकते हैं, तो क्लियरिटी की कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हमने क्वेश्चनर की बात की उसमें क्लियरिटी की इशू थी, तो इसके ये एडवांटेज है और उसकी क्या है क्वेश्चनर के डिसएडवांटेज। क्लियर? एक का मतलब क्या है, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल, आसानी से आप, मतलब आपके पास फोन, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है ना जेब में, तो एक्सेसिबल है, आसानी से आप उसको एक्सेस आप हासिल कर सकते हैं, आसानी से आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिबल है या नहीं है? आसानी से है ना। आपके पास मोबाइल है, क्लास में कौन है ऐसा जिसके पास मोबाइल नहीं है कोई स्टूडेंट? जी, एल का मतलब क्या है, लार्ज डेटा। आप लार्ज डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, 100 लोगों को आप कॉल करें, 200 को कॉल करें, 300 को कॉल करें, आसानी से आप लार्ज डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जी, ठीक है। और एल का मतलब क्या है, लाइव इंटरेक्शन। आप जूम के थ्रू किसी के साथ लाइव होते या नहीं होते? तो क्या होते हैं, लाइव इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रोबिंग क्वेश्चन भी अलाउड है। पी का मतलब क्या है, प्रोबिंग। प्रोबिंग क्वेश्चन आप जानते हैं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछा करे ना, मैं तो सोचता हूँ कि आपको पता है। प्रोबिंग क्वेश्चन अलाउड। प्रोबिंग क्वेश्चन ये है ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप नर्सिंग में क्यों आए हैं, आप जो है ना इस तरह, कल आस पास की मैं एक स्टूडेंट से जब भी क्वेश्चन पूछता था ना, मतलब मुझे याद है लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो फिर उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कि एक्टिंग न करो, याद है तो बोलो, नहीं बोलो। तो प्रूविंग क्वेश्चन ये ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप नर्सिंग में क्यों आए, आप कंफ्यूज हो गए, मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। मैं आपको अभी प्रूव कर रहा हूँ, आपके वालिद की ख्वाहिश थी कि आप नर्सिंग में आए, ठीक है, नहीं आपने कभी एक्सपीरियंस किया था कि आप नर्सिंग में आए, मैं आपको हैंड्स दे रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आप आंसर को स्टार्ट करें, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, उसको कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। कहीं पे आप फंस जाते हैं ना, अक्सर आप बात करते हैं, मैं भी अक्सर जब लेक्चर लेता हूँ किसी जगह पे मैं हैंग हो जाता हूँ ना, वो वर्ड मैं भूल जाता हूँ, तो वहाँ से आप लोग जो है ना मुझे प्रोबिंग वो दे देते हैं कि मतलब इसका मतलब ये, अगर वो नहीं भी है तो मैं फिर उसकी तरफ चला जाता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है, तो उसको कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। तो प्रोबिंग क्वेश्चन मैंने पहले कहा कि उसमें तो अलाउड नहीं है ना क्वेश्चन एयर में, क्योंकि और ये क्वेश्चन देख, इसको याद करें ना, ये जो 5 मैंने आपको बता दिए ना, ये डिसएडवांटेज है क्वेश्चन एयर की, ठीक है। इसके एडवांटेज है, अगर आपको उसके डिसएडवांटेज याद नहीं करने हैं, हर एक के आप एडवांटेज याद करें, दूसरे की डिसएडवांटेज है। उसमें क्लियरिटी की इशू थी या नहीं थी, यहाँ पे नहीं है। वो एक्सेस की इशू थी वहाँ पे, ये लार्ज डेटा इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन उसमें नहीं है, ठीक है, और प्रोबिंग क्वेश्चन भी उसमें नहीं है।
तो ये इसकी क्या है, इसके और भी आर का अलग है, ओ का अलग, बी का अलग, ई का अलग, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 5 एनफ है। ठीक है, क्लियर, क्लियर या नहीं? इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, रिजिड रिंग। आर क्या है? इसमें जो रेस्पॉन्स रेट है ये क्या है? गुड है। क्या है? गुड है। एक्सीलेंट नहीं, एक्सीलेंट किस में है पता है जी? फेस टू फेस में एक्सीलेंट है, इसमें एक्सीलेंट नहीं है, लिमिटेड है। सही है। आई का मतलब क्या है? हाँ, इनकन्वीनियंट है। क्या है? इनकन्वीनियंट। ये 2 काफी हैं, बाकी पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। सही है। आप एक और है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू क्या है? फेस टू फेस इंटरव्यू, इसके एडवांटेज क्या है? क्या है इसके एडवांटेज? हाँ, इसका मतलब क्या है? इसमें जो स्केल है ना, स्केल, हाँ, स्केल इसमें नॉट नीडेड। किस तरह? हमने कहा था ना क्वेश्चन एयर में कि आपके पास राइटिंग और रीडिंग की स्केल हो, लेकिन इसमें राइटिंग और रीडिंग स्केल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उसको वर्बली आप बता रहे हो ना फेस टू फेस इंटरव्यू में, तो सुनने की स्केल तो उसके पास है, तो वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्केल है वो नॉट नीडेड, मतलब आप इलिटरेट पर्सन को भी आप उसको बता सकते हैं, इंटरव्यू आप उससे दे सकते हैं। ई का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा था कि जो रिस्पांस रेट है वो क्या है? एक्सीलेंट है, रिस्पांस रेट। तीसरा ई का क्या मतलब है? क्या है? ये जो है ना, एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग, आसानी से आप उसको अंडरस्टैंड करवा सकते हो ना किसी को, मतलब आप उसको वर्बली बता रहे हो। डी का मतलब क्या है? इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। फिर ई का मतलब क्या है जी? एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। जब तक वो अंडरस्टैंड ना करे आप उसको बताते रहोगे, वर्बली आप उसको, क्योंकि वर्बली आप उसको बता रहे हो। आई थिंक इतनी काफी है उसकी। ठीक है, डिसएडवांटेज इसके क्या है? इसकी डिसएडवांटेज क्या है फेस टू फेस इंटरव्यू की? जी बिल्कुल आप कह सकते हैं। हाँ जी, एक्सपेंसिव है या नहीं है? टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है? टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो उनके एक इंटरव्यू पे 15-20 मिनट तो लगते हैं। ठीक है, बल्कि आप जब रिसर्च के लिए करते हैं तो 30 to 60 मिनट्स आप लेंगे एक इंटरव्यू के ऊपर। सही है।
इसकी कुछ और भी इशू है जो कंबाइन के है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ कंबाइन इशू है, ठीक है। जितनी भी डेटा कलेक्शन की मेथड है ना, सबके कंबाइन कुछ इशू है। क्या इशू है वो, क्या इशू है? बियासिस तो आप जानते हैं ना कि बियासिस का मतलब क्या है, क्या है? जानिबदारी आप उसको कह सकते हैं, हाँ, इन फेवर, बिल्कुल फेवर, किसी के फेवर में जानिबदारी, जो इसको हम गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार, ठीक है। आप कहते हैं ना कि मतलब ये इसने तो इसकी फेवर की है इसमें। कभी कभार इस तरह होते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होते हैं और जो रियल सिचुएशन होते हैं वो उसको मैच नहीं करते। क्या करते हैं? मैच नहीं करते। जो रियल सिचुएशन होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कभी कभार वो मैच नहीं करते। तो हम कहते हैं कि यहाँ भी कुछ कुछ बैस है, कुछ मतलब फेवर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें इंसाफ नहीं किया गया है। अब बियासिस के सोर्सेस क्या है, कहाँ पे बियासिस हो सकते हैं? हाँ, देख, डेटा कलेक्शन अप्रोच पे हो सकता है, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, और सैंपलिंग सिलेक्शन भी हो सकता है ना। डेटा कलेक्शन अप्रोच, आपने ऐसा अप्रोच अपनाया है जो अपनी मर्जी की अप्रोच। हमने कहा था कि इसमें रैंडमाइजेशन मस्ट है। हमने कहा था ना कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो किस चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं, रैंडम के ऊपर। आपने रैंडमाइजेशन नहीं किया है, तो ये क्या है? सिलेक्शन बियासिस है। क्या है? सिलेक्शन। आपने जो सिलेक्शन किया है सैंपल की, वो सही नहीं है। दूसरा क्या है कि जो डेटा कलेक्शन टूल्स है उसमें बियासिस है। आपने जो क्वेश्चन पूछे उससे सही क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। आपने किसी से मुश्किल क्वेश्चन पूछे, किसी से आसान क्वेश्चन पूछे, मतलब उसमें आपने कुछ किया है। और तीसरा क्या है? डेटा कलेक्शन के कि डेटा जो आपने कलेक्ट की है ना, वो सही आपने कलेक्ट नहीं की, सही है। बस लैपटॉप पे बैठकर आपने अपने आप से जो है ना क्वेश्चनर को फिल की है और इस क्वेश्चनर की बेस पे आपने फिर रिजल्ट को बनाई है। इसीलिए जो आपकी फाइंडिंग है वो मैच नहीं हो रही आपकी जो सिचुएशन है उसके साथ। तो ये कुछ बेसिस है। तो इसके सोर्स है, 3 मेन सोर्सेज। क्या है? डेटा कलेक्शन टूल्स, जो टूल्स आपने सेलेक्ट की है, सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो सिलेक्शन आपने पार्टिसिपेंट की जो किया, और डेटा कलेक्शन, इसमें बियासिस हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल इन 1-to-1 biases and direct interaction with individual in a group setting. यहां तक क्लियर है? नाउ द लास्ट वन, एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन। क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जी, ऑब्जर्वेशन ये हम मोस्टली उसमें करते हैं ना, क्वालिटेटिव में ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव, सही है। इंटरव्यू भी क्वालिटेटिव में। ऑब्जर्वेशन क्या है? वॉच, देखना जी, स्मेल, हियर, टच, ठीक है, फील वगैरह वगैरह, सही है। जो सेंसेस है ना आपके सेंसेस, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को गैदर करना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। सिंपल डिफिनेशन क्या है? गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सेंसेस, ठीक है। जो आपकी जितनी भी सेंस है उसको यूज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। देख, उसके लिए कहीं भी मेजरमेंट टूल्स की भी जरूरत होती है। किस चीज के? मेजरमेंट टूल्स के। फॉर एग्जांपल, आप किसी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को ऑब्जर्व कर रहे हो, न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसके न्यूट्रिशनल स्टेटस ठीक है या नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करते हो? मेजरमेंट टूल यूज करते हैं ना, बीएमआई निकालते हैं ना। तो बीएमआई में आप किस चीज को यूज करते हैं? हाइट और वेट को। अपने टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ की जो टेम्परेचर है वो कितने हैं, गर्म है या नहीं है, तो आप किस चीज को यूज करते हो? थर्मामीटर को। तो ऑब्जर्वेशन के लिए कभी कभार आपको इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत होती है, मेजरमेंट टूल्स की भी जरूरत होती है। लेकिन सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि ऑब्जर्वेशन है क्या, तो ऑब्जर्वेशन एक प्रोसेस है
किस चीज़ के गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन की एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, एक अप्रोच है, जिसमें हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अगर मैं देखता हूँ आपको, आपकी कलर से मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता हूँ कि आपकी कलर मुझे क्या, कि यू आर हेल्थी और अनहेल्थी, ठीक है, आप जॉइंटस तो नहीं है आपको, आप इनेमिक तो नहीं हो, आप डिहाइड्रेट तो नहीं हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्वेशन थ्रू वाचिंग में कर सकता हूँ। टचिंग के थ्रू मैं कर सकता हूँ कि टेम्परेचर को मैं मालूम कर सकता हूँ, आपकी जो है हार्ट बीट को मैं मालूम कर सकता हूँ, मॉइस्ट है ड्राई है उसको मैं मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह स्मेल से मैं मालूम कर सकता, अगर कोई ऑन है वो इन्फेक्टेड है या इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, स्मेल से मुझे पता चल सकता है कि ये इन्फेक्टेड है या इन्फेक्टेड नहीं है, सही है। हियरिंग, बाउल साउंड है, हॉट साउंड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, टेस्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ऑब्जर्वेशन में आते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा, जितनी भी आपके वाइटल साइन है वो सारे ऑब्जर्वेशन में आते हैं। क्लियर? तो टच, सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल, ये आपके सेंसेस है ना। आप किसी चीज़ को मालूम कर सकते हैं ना कि मतलब ये मीठा है, ये कड़वा है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ को कि ये हॉट है या कोल्ड है तो किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं ना। आप स्मेल, किसकी स्मेल, किस टाइप की स्मेल है, किस चीज़ से आप कर सकते हो, थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन इज अप्रोच है, क्या है, एक अप्रोच है। किस चीज़ की अप्रोच है जी, डेटा कलेक्शन। इसमें कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वर होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जर्वर होते हैं, ठीक है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? आप मुझे ये बता दें उसकी कुछ लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशन के, क्या है, क्या है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू मोस्टली हम किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं पता है, किसी इंडिविजुअल की बिहेवियर को, मोस्टली बिहेवियर को, ठीक है। अब देख इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन, हाँ, सबसे पहली लिमिटेशन ये है ना, सबसे पहले कि चेंज पीपल अंडर ऑब्जर्वेशन, चेंज पीपल बिहेवियर, बिहेवियर अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, आपकी बिहेवियर 100% चेंज होगी। आपने कभी नमाज पढ़ा है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन हम दूर से जब हम किसी को देखते हैं ना कि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर इतने आराम से पढ़ते हैं ना कि 1 घंटे में जो है 1 रकात हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास में होते हैं ना, आप कितने मतलब शरारती करते हैं, लेकिन जैसे टीचर आ जाते हैं आप बिल्कुल खामोशी से बैठ जाते हैं कि आप सबसे ज़्यादा शरीफ हो, क्यों, क्योंकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन हो। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि अगर आप कब किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो आपको करेक्ट बिहेवियर नहीं आ सकते, क्योंकि उसको, हाँ, ऑब्जर्वेशन कब करना है, जब उसको पता नहीं है। हम कहते हैं ना कि आपने किसी पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट को अगर आपने काउंट करने हैं तो हम पेशेंट को नहीं बताते, क्योंकि फिर वो या जल्दी जल्दी सांस लेंगे या रोक लेंगे सांस को, सही है। तो जब भी किसी इंडिविजुअल को पता चलता है ना कि मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, आप किसी जगह पे जो भी काम करते हो ना आराम से करते हो, लेकिन अगर आपको पता चले वहां पे कैमरा लगा हुआ है, फिर आप कुछ चोरी वहां से करोगे, नहीं करोगे ना। आप जितना भी चाहे चोर हो, लेकिन अगर आपको पता है कि सामने कैमरा लगा हुआ है, आप कभी चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस वक्त आप क्या हो, अंडर ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं कि कैमरा की आंख आपको देख रही है, ठीक है। तो फिर आपकी बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, आप सबसे ज्यादा शरीफ इंसान बन जाते हैं। तो ये उसकी लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशन की, कि पीपल की जो बिहेवियर है ना वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है ना कि दिस इज अ स्नैपशॉट है, क्या है, व्यू ओवरऑल सिचुएशन। ठीक, एक आपने एक स्नैपशॉट ले लिया ओवरऑल सिचुएशन की, ये लाजमी नहीं है कि वो साथ सब करेक्ट हो। फॉर एग्जांपल इस क्लास में मैं एंटर हुआ ना, मैंने जब देखा सब बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए, मैं कह रहा हूँ यार ये तो बहुत ज़्यादा शरीफ क्लास है,
लेकिन जैसे मैं निकल गया ना और आपने जो शरारती शुरू की, मैंने तो दोबारा आपको असेस नहीं किया ना, बस ये तो मेरा स्नैपशॉट है। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, आपको किसी ने कोई प्रेशर की न्यूज़ आपको सुनाई है, मैं आपको देख लो आपकी कलर से मैं कहूँगी यार ये इसको तो कोई प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि आप या ज़्यादा रेड हो या येलो हो, जो भी आपके कलर हैं, मे बी दैट्स ड्यू टू द स्पेसिफिक सिचुएशन, लेकिन मैं तो उसको ऑब्जर्व नहीं करूँगा ना दोबारा। मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया और स्नैपशॉट पे सारा जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको मैंने उसके ऊपर मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये उसकी लिमिटेशन है। मतलब हमेशा आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो ठीक नहीं होती डायरेक्टली, ठीक है। पहली नज़र में आप किसी को जज नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा आपकी ज़िंदगी में वैसे है कि फर्स्ट टाइम जब आप किसी इंसान से मिलते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मगरूर इंसान और बहुत ज़्यादा अजीब इंसान लगता है कि यार ये इसके साथ भी मतलब कोई फ्रेंडशिप करेगा, ये तो अजीब इंसान, वो सबसे अच्छा आपका दोस्त बन जाता है बाद में। और कुछ लोग पहले आपको बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में जाके फिर आप उसको पहचान लेते हैं। तो मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन में आप एक ही नज़र पे आप सारे सिचुएशन को आप नहीं जज कर सकते। क्लियर? तो ये अनदर वो है। फिर क्या है? थिंक बैक ब्रदर का मतलब क्या है? थिंक बैक ब्रदर, ये भी उसकी लिमिटेशन है, बट ये क्या है? थिंक बैक ब्रदर। सर जो रियल वो होता है ना, वो फेस शो नहीं करता, पोजीशन होता है एक इमेजिनरी को। इंटरव्यू में ऑब्जर्व होते हैं ना सामने फेस टू फेस, सामने जो भी आता है तो इस तरह ही दे सकते हैं। ये भी ठीक है कि मतलब हर वो चीज़ जो आपको सामने से दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में इस तरह होता नहीं है, ठीक है। इंसान के आन के धोखा कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमेशा आप जो जजमेंट करते हैं ना, ये आपको हेल्प करवा देते हैं, लेकिन 100% आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। देख कभी कभार जो है ना रिसर्चर, देख इसकी एक ये भी वो है डिसएडवांटेज में है कि जो रिसर्चर है ना, रिसर्चर वो मिस कर जाते हैं सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना वो मिस कर जाते हैं। आपने तो उसको एक बार देख लिया बस सारी चीज़ें करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता दूं ना, मैं यहाँ पे एक पेशेंट को असेस कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है ना बाहर जो कोई भी एनिमल है, कुत्ता है या कोई, उसकी डेथ हो चुकी है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है ना पेशेंट को असेस कर रहा हूँ, मैं यार इसके ओंठ से कितनी स्मेल आ रही है, एट्स मीन के इन्फेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो मैंने स्मेल के थ्रू कर दी ना कि हाँ ये जो है ना ये इन्फेक्टेड है। क्लियर है? अब मुझे ये बता दें कि क्या ये ऑब्जर्वेशन ठीक है? नहीं है ना। वो ये तो ओन की स्मेल नहीं थी, मैंने ऑब्जर्व की कि इसकी स्मेल है। मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ ना। अब ये चाय है ना, ये चाय, इसमें कभी कभार चीनी डालते हैं ना, लेकिन उसको मिक्स नहीं करते। मैं अगर उसको जो है ना पीऊँगा तो मैं कहूँगा इसमें तो चीनी है नहीं, मैं उसके ऊपर और चीनी डालूँगा। जब मैं उसको मिक्स करूँगा ना वो इतना मीठा हो जाएगा फिर मैं उसको नहीं पी सकूँगा। क्यों? क्योंकि देख जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ना कि उसमें ऑलरेडी चीनी है, वो मैं मिक्स कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा मैंने उसके ऊपर बिलीव की, ठीक है। तो ये है कि रिसर्चर सम टाइम जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको मिस कर जाते हैं। दिस इज ठीक है। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट कि कभी कभार जो रिसर्चर होता है ना वो जो जजमेंट करते हैं ना, जो जजमेंट वो मेक करते हैं वो मिस जजमेंट होते हैं। वो सही तरीके से एक जो उसकी जो सोच होते हैं, जो जजमेंट होते हैं वो ठीक नहीं होती, गलत तरीके से वो जज करते हैं। जिस तरह मैंने ये 2-3 एग्जांपल दे दी ना, तो रिसर्चर क्या कहते हैं? मिस जज करते हैं। क्या करते हैं? मिस जज, ठीक है। द सिचुएशन या जो भी है उसको मिस जज करते हैं, सही तरीके से वो जजमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू।
तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है, या आप उसको लिमिटेशन कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन की, कि हर वो चीज़ जो आपको दिखाई देते हैं वो एक्चुअली इस तरह नहीं होते हैं। अक्सर आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की होंगी, ठीक है, इरफान तो आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं, सही है। तो ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, कभी कभार जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है ना, आपने देखे होंगे कितनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आ जाते हैं ना, मैंने खुद एक बार मोबाइल को किया था, मैंने मोबाइल नहीं है, छोटा सा मोबाइल था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मैंने उसको ऑर्डर किया था। जब मुझे मिला वो क्या था पता है, जो टूथब्रश का वो डिस्पेंसर नहीं होता, वो बेच दिया था उसने मुझे, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये लिमिटेशन के मैंने मिस जज किया था, क्या था, मिस जज किया था। तो मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन में आपकी जो जजमेंट है वो कभी कभार आप या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप मिस कर देते हो या मिस जज करते हो आप किसी चीज को, सही है, क्लियर, खत्म है, बस खत्म है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और भी सोर्स है, एक और सोर्स भी है जिसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी डेटाबेस में हमने कंप्लीट की है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, सही है। इसके अलावा कुछ की इन्फॉर्मेंट की बात हुई है। मैंने पहले दिन आपको कहा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपकी जो पार्टिसिपेंट होते हैं हम उसको रिसर्च पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट कहते हैं, और जो क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च में हम उसको की इन्फॉर्मेंट या इन्फॉर्मेंट कहते हैं, क्योंकि उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है जिसको हम मिक्स मेथड कहते हैं। मिक्स मेथड को हम इसीलिए नहीं पढ़ रहे कि मिक्स मेथड में ये दोनों हम यूज़ करते हैं, हम इसमें क्वेश्चनएयर भी यूज़ करते हैं, हम इसमें इंटरव्यू भी करते हैं, हम इसमें ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। कुछ स्टडीज़ ऐसे होते हैं जिसके हम इसमें जो रिपोर्ट बनाते हैं ना मेथोडोलॉजी, मिक्स मेथोडोलॉजी में हम उसमें क्वेश्चनएयर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम इसमें इंटरव्यू और फोकस ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। हम जब इसकी रिपोर्ट बनाते हैं ना, रिजल्ट बनाते हैं, तो 2 टाइप के बनाते हैं, एक थीमेटिक एनालिसिस बनाते हैं क्वालिटेटिव के लिए अलग, और एक क्वांटिटेटिव के लिए हम जो मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटेज ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये उसको कहते हैं मिक्स मेथड। तो मिक्स मेथड में वही चीज़ दोबारा यूज़ होंगे, लेकिन वो दोनों यूज़ होंगे, क्वेश्चनएयर भी यूज़ होंगे, इंटरव्यू भी यूज़ होंगे। इसके अलावा जो है आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन भी यूज़ होंगे, उसमें डेटाबेस भी यूज़ होंगे। तो मतलब जितनी भी 4 मेन जो अप्रोचेस है वो सारे उसमें यूज़ होते हैं, तो उसको कहते हैं मिक्स मेथड अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। शॉर्ट 1 मिनट में हम उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि व्हाट इज़ अ डेटा कलेक्शन। तो हमने कहा कि डेटा मीन इंफॉर्मेशन, कलेक्शन मीन गैदरिंग, सो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। फिर हमने कहा कि डेटा कलेक्शन जो है वो 2 टाइप के हैं, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी वो है जो रिसर्चर इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, और सेकेंडरी वो है जिसमें रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं होते। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास 3 टाइप की स्टडी है और हर स्टडी के लिए अलग अलग भाग करते हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है और मिक्स मेथड है। ओवरऑल हमने जो डेटा कलेक्शन टेक्निक या अप्रोचेस की बात की, हमने कहा कि डेटा बेसेस हैं, ठीक है, या जो अवेलेबल जो यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमने क्वेश्चनएयर की बात की थी, हमने इंटरव्यू की बात की थी और हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी, 4 मैन इंटरव्यू की। फिर हमने टाइप की बात की थी कि हमारे पास जो है इंडिविजुअल बेस्ड इंटरव्यू है, ग्रुप बेस्ड इंटरव्यू है, फेस टू फेस इंटरव्यू है, टेलीफोनिक सर्वे है, और इसके अलावा कंप्यूटर असिस्टिंग पर्सनल इंटरव्यू है। इसके अलावा हमने इंटरव्यू गाइड की बात की थी कि हमारे पास स्ट्रक्चर इंटरव्यू गाइड है, अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनएयर या इंटरव्यू गाइड है और सेमी स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने क्वेश्चनएयर की बात की थी कि रिटन क्वेश्चनएयर है, रिटन क्वेश्चनएयर को हमने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनएयर भी कहा था, और हमने कहा था कि क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर को हम यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी रिलाई करते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चनएयर के ऊपर, और रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर हमने कहा था कि उसके ऊपर रिलाई करते हैं। फिर क्वेश्चनएयर के हमने कुछ एडवांटेज की बात की थी कि हम ईजिली उसको मेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हम उसको सेंड कर सकते हैं, टाइम सेविंग है, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। ये हाँ, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेशन को हमने डिस्कस किया था। ऑब्जर्वेशन में हमने कहा कि वॉच यानी सी,
टच, फील, स्मेल, ये सारी जितनी भी सेंस है, थ्रू सेंसेस व्हेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। हमने उसकी कुछ लिमिटेशन की बात की थी कि जब आप अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं तो आपकी बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। कभी कभार आप चीज़ों को उसी तरह जज नहीं कर सकते, मिस जज कर सकते हैं। सम टाइम यू मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप मिस करते हैं, ठीक है। तो इनको हमने डिस्कस कर दिया था और फिर एंड में हमने डिस्कस कर दिया था कि मैक्स में इन दोनों को हम एक जो है दोबारा यूज़ करते हैं। तो डेटा कलेक्शन, होपफुली डेटा कलेक्शन कौन सी चैप्टर में आते हैं? मेथोडोलॉजी में। रिसर्च की अगर हम बात करें, पहला चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन इज लिटरेचर रिव्यू, द थर्ड वन इज मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो ये मेथोडोलॉजी में आते हैं। मेथोडोलॉजी में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव को हम डिस्कस करते हैं कि क्वालिटेटिव स्टडी या क्वांटिटेटिव स्टडी वाज कैरी आउट इस यहाँ पे जो पेशावर में या धीर में, सैंपल साइज इतना था, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें से एक है कि अपनी किस तरह डाटा को कलेक्ट करना है। तो आज हमने डाटा कलेक्शन को पढ़ लिया, ठीक है। जब भी आप रिसर्च करोगे, अभी आप लोग करेंगे, तो इसमें जब डाटा कलेक्शन पे आप जाएंगे तो ये आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अपने सब आपके प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, फ़र्ज़ करें आप टॉपिक, ये सारी चीज़ें हो गई, आपने इंट्रोडक्शन भी लिख लिया, लिटरेचर भी लिख लिया। तो तीसरी चैप्टर आपका क्या है कि आप डेटा आप कलेक्ट करोगे। तो डेटा आप किस तरह कलेक्ट कर सकते हो? आपकी क्वांटिटेटिव है तो किस तरह करोगे, क्वालिटेटिव है तो किस तरह करोगे। तो ये चीज़ें उस टाइम आपकी काम आएंगी। क्या या मुझे अगर क्वालिटेटिव है तो मैं इंटरव्यू के ऊपर जाऊँगा या फोकस ग्रुप डिस्कशन के ऊपर जाऊँगा। अगर इंटरव्यू के लिए मुझे जाना है तो मैं कौन सा इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, सेमी स्ट्रक्चर वाला या स्ट्रक्चर वाला या अनस्ट्रक्चर वाला। या अगर आपने क्वांटिटेटिव स्टडी करनी है तो आपने सर्वे या क्वेश्चनर को आपने सेलेक्ट करना है। क्वेश्चनर किस टाइप की होनी चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होनी चाहिए या ओपन एंडेड क्वेश्चनर होनी चाहिए। क्वेश्चनर की 3 और टाइप है, सेल्फ मेड क्वेश्चनर होनी चाहिए, मॉडिफाइड क्वेश्चनर होनी चाहिए या एडॉप्टेड क्वेश्चनर होनी चाहिए। सेल्फ मेड क्वेश्चनर वो क्वेश्चनर है जो आप खुद बनाते हैं और उसकी फिर आप रिलायबिलिटी, वैलिडिटी चेक करते हैं, जिसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। पायलट स्टडी आपकी जो सैंपल साइज है उसकी 10% आप लेते हैं, उस पर आप स्टडी करते हैं और फिर इसकी रिजल्ट निकालते हैं। अगर 0.80 से ऊपर है तो दिस इज अ गुड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। वैलिडिटी का मतलब ये है कि कितना करेक्ट है आपके स्टडी टूल्स। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितना कंप्रहेंसिव, अंडरस्टैंडेबल है, प्रिसाइज है, लोग उसको समझ सकते या नहीं समझ सकते, ठीक है। अगर एडॉप्टेड है, एडॉप्टेड का मतलब यह है कि किसी और ने स्टडी की है, आप उसको मेल करें, आप उससे परमिशन ले लें, अगर वो परमिशन दे दे तो आप उसको यूज़ करें। उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑलरेडी चेक होते हैं तो आप उसको वही रिलायबिलिटी, वैलिडिटी देंगे, आप खुद से नहीं करेंगे। अगर आप उसमें एक मॉडिफाई है, मॉडिफाई ये है कि मैंने किसी और के क्वेश्चनर को जो है उसको ले लिया है, लेकिन उसमें अपनी मर्जी से कुछ चीज़ों को ऐड किया है अपनी स्टडी के रिगार्डिंग और कुछ को रिमूव किया है, तो इसके लिए दोबारा पायलट स्टडी करोगे और इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आप उसको चेक करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चनर को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चनर ये है। आप सर्वे किस तरह करोगे? आप सबसे पहले अपने जो ब्याज की हमने बात की उसको आपने ख़त्म करना है। किस तरह आपने ख़त्म करना है? आपने पेशेंट से कंसेंट लेना है। जब भी आप क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो क्वेश्चनर की जो फर्स्ट पार्ट है, इट मस्ट बी कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म में अपनी सारी चीज़ें बतानी है। मेरा नाम ये है, मैं इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ, मैं इस टॉपिक के ऊपर स्टडी करना चाहता हूँ, इस टॉपिक जो है ये एडवांटेज है, इसके ये पर्पस है, ठीक है। इसमें कोई हार्म नहीं है। आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका हम ख्याल रखेंगे, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को हम लीक नहीं करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर नहीं करना चाहते उसको हम शेयर नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है और एट द एंड आपने उसको 2 चॉइस देने हैं। एक ये कि अगर आप कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी, और सेकंड क्या है कि आप उसको चॉइस दे रहे हो कि इधर वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर करना चाह रही है तो आप उसको साइन करो, उससे आप कहेंगे। अगर वो साइन करेंगे तो मतलब उसने एग्रीमेंट कर लिया, वो खुद राजी है, फिर आप उससे स्टडी ले सकते हो। विदाउट कंसेंट फॉर्म अगर आपने उससे डेटा ले लिया तो फिर आपने ऑटोनॉमी, जो एथिकल प्रिंसिपल है, उसको आपने वायलेट कर दिया, आपने एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। आपके अगेंस्ट जो है एथिकल केस जो है आपके अगेंस्ट मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखने हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह वो करते हैं, वो ऑलरेडी आई थिंक एथिकल प्रिंसिपल में जो अभी हमने पढ़ा था, एथिकल इशू इन रिसर्च, आई थिंक उसमें हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये एक समराइज फॉर्म में हमने दोबारा डिस्कस कर दिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। है कोई क्वेश्चन? सर नेक्स्ट मेथड में हम वो
सिंगल को करते हैं क्वेश्चनियर और सिंगल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं? नहीं, देख मैक्स में ये है ना कि मैक्स में आप दोनों मेथड को एक साथ लेकर जाते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। तो फॉर द क्वांटिटेटिव आप क्वेश्चनर फिल करते हैं, बट फॉर द क्वालिटेटिव आप इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो दोनों को एक साथ लेकर जाते हैं। क्वांटिटेटिव के लिए आपके पास सैंपल साइज अलग होंगे, फॉर एग्जांपल 200 पार्टिसिपेंट, क्योंकि क्वांटिटेटिव में आपके सैंपल साइज इंक्रीज होते हैं, क्वालिटेटिव में आपके सैंपल साइज डिक्रीज होते हैं। क्वांटिटेटिव आप तब करते हैं जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को मालूम करना चाहते हैं, आपकी जब डीप इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। क्वालिटेटिव में आपके पास डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप दोनों को एक साथ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल 200 पार्टिसिपेंट आपने क्वांटिटेटिव के लिए सेलेक्ट की, उसमें आपने क्वेश्चनर आपने डिस्ट्रीब्यूट की, और 10 या 15 पार्टिसिपेंट आपने क्वालिटेटिव के लिए सेलेक्ट की, उससे आपने इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन ले ली। इसको आप अलग लेकर जाओगे आगे, उसके अलग आप एनालिसिस करोगे, थीमेटिक एनालिसिस करोगे, केस कंटेंट एनालिसिस करोगे, और जो आपकी क्वांटिटेटिव है उसको आप अलग लेकर जाओगे, उसके जो है आप न्यूमेरिकल या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करोगे। एट द एंड में आप दोनों की रिपोर्ट देंगे कि क्वालिटेटिव मेरे साथ ही, मतलब सिंगल का क्या मतलब है? हाँ, नहीं ना, देख क्वांटिटेटिव में तो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर होते हैं ना। क्वालिटेटिव देख, ये कब हम मिक्स मेथड कब करते हैं? मिक्स मेथड हम तब करते हैं जब हमें दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब हमें डीप इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो उसके लिए आपने क्वालिटेटिव स्टडी पे जाना है। क्वांटिटेटिव में आप सेम क्वेश्चनर को नहीं कर सकते ना दोनों के लिए, क्यों? क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल आप मेरी जॉब सेटिस्फेक्शन को मालूम करना चाह रहे हैं ना, तो आप क्वांटिटेटिव में आप मुझसे पूछोगे कि आर यू सेटिस्फाइड, तो मैं कहूँगा येस नो, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव में आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे वाई का, कि सर आप क्यों यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा। लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चनर मुझे इंटरव्यू में भी पूछोगे ना, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। इंटरव्यू तो मैंने आपको ये कहा कि इंटरव्यू तो आप क्वांटिटेटिव में भी कर सकते हैं, बट विद स्ट्रक्चर क्वेश्चनर, ठीक है। इंटरव्यू आप सिर्फ वर्बली उसको बता रही है, बाकी ये है सर्वे, ठीक है। और क्वालिटेटिव तो जब आपको डीप तो सेम क्वेश्चनर से आप नहीं जा सकते। क्वालिटेटिव के लिए आपके पास अलग क्वेश्चनर होंगे, क्वांटिटेटिव के लिए अलग होंगे, क्योंकि आप सेम चीज़ तो मालूम है, येस नो तो आप नहीं मालूम करना चाह रहे हैं ना। अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो क्वालिटेटिव की ज़रूरत क्यों है? क्वालिटेटिव में हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन के ऊपर फोकस होंगे, और क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। आपके घर में वॉशरूम है, येस नो, दिस इज क्वांटिटेटिव। अगर क्यों नहीं है आपके घर में वॉशरूम, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं ना। हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आपके पास स्पेस नहीं है, हो सकता है आप अपने घर के अंदर वॉशरूम को जो है ना, लेटरिन को आप बनाना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है, तो मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं ना। लेकिन क्वांटिटेटिव में मुझे रीजन से कोई काम नहीं है, क्यों नहीं, रीज़न का मुझे कोई इशू नहीं है, आपके घर में है या नहीं है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ ना, अक्सर ये देख, एक बात याद रखिए, जो अक्सर मर्दमशुमारी जिसको कहते हैं ना, सेंसस जब होते हैं ना, सेंसस किस चीज़ के होते हैं? लोगों के होते हैं ना। उसमें हम मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट करते हैं, आपकी कितनी भाई है, कितनी बहन है, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने शादीशुदा है, कितने गैर शादीशुदा है, घर में कितने कमरे हैं, कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, कितने वॉशरूम हैं, किचन एक है या दो है, बिजली के मीटर यूज़ करते या नहीं करते, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं ना, ठीक है। लेकिन वो सारे मोस्टली हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन में पूछते हैं, ठीक है। हाँ कि यस नो यस नो यस नो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिटेल में चाहिए कि आप कच्चे घर में क्यों रहते हो, गर्मी की वजह से कि मतलब मिट्टी से बनाया हुआ घर जो है वो ठंडा होता है, या आपके पास पैसे नहीं है, कोई कुछ तो होंगे ना। अगर मैं वो डीप इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो मैं क्वालिटेटिव स्टडी करूंगा। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिविलेंस चाहिए तो मैं क्वांटिटेटिव स्टडी करूंगा। क्लियर? तो इन दोनों में मेन डिफरेंस भी है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपने देख, अभी हमने डेटाबेस की बात की ना, कंप्यूटर असिस्टिंग इंटरव्यू की हमने बात की ना। अभी जो सेंस आज आप लोगों में से किसी ने मोबाइल सिम निकाले हैं, या आप में से किसी ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसके लिए कभी अप्लाई किए? तो उसमें आप क्वेश्चनर भरते हैं, नहीं भरते ना। वो आपसे पूछते हैं अच्छा आपका नेम क्या है, उसमें डायरेक्टली रिपीट करते हैं, ठीक है। अच्छा आपका NIC क्या है, उसमें डायरेक्टली दे देते हैं, फिर आपसे अंगूठा लगाते हैं। तो ये कौन सी इंटरव्यू है? कंप्यूटर असिस्टिंग
इंटरव्यू है ना, ठीक है। वो क्वेश्चनर तो आपको नहीं देते कि ये क्वेश्चनर ले लें, आप उसमें नेम लिख दे, अपना NIC नंबर लिख दे और फिर उस पर जो है वो अंगूठा लगा दे और मुझे दे दे। सही है। तो आजकल हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर बेस पे आ चुकी है, ठीक है। क्लियर? इसके बेस्ट एग्जांपल यही है। तो इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर है? Okay, thank you so much for listening me and watching me. If you have any confusions, you can ask me now as well as in comment section. Thank you so much for listening me and watching me.